हम स्टार्ट करने लगे आज सेकंड एमटीपी के साथ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2। अगेन द सेम पैटर्न हैज बीन फॉलोड। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, बाकी के 5 में से कोई भी 4 करने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी है उस पर चलते हैं। जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं सारे कैमरास ऑन करो प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपने आंसर करना है। मिस्टर एस एंड मिस्टर आर, 7 क्वेश्चन कलेक्टिवली 7 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन 1, 2, 3 कलेक्टिवली 7 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, एस और आर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें से एस ने एग्री किया है कि वो डिलीवर करेगा पेपर कप मैन्युफैक्चर करके आर को और पेमेंट रिसीव करेगा ऑन डिलीवरी। इसका मतलब है ऑफर हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। जैसे ही ऑफर हो चुकी होती है, परफॉर्मेंस पेंडिंग होती है, हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 में शिफ्ट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे, ऑन द डिलीवरी डेट आर डिड नॉट पे द एग्रीड प्राइस, डिसाइड वेदर मिस्टर एस इज बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब है प्रॉमिसर रेडी टू परफॉर्म था, प्रॉमिसी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। तो जब प्रॉमिसी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट तो हम उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हम उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक आ गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई। दूसरा, जब दोनों तरफ की बात हो कि मैं तेरे को डिलीवर करूंगा तो ये साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल भी हो जाता है। तो ये साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हो जाता है। और साइमल्टेनियस, इसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का यहां पे सेक्शन आ गया 38, साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल का यहां पे सेक्शन आ गया 51। 51 कहता है कि आप तभी परफॉर्म करो जब दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करने को रेडी हो। अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने को रेडी है ही नहीं तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने इसमें 2 सेक्शंस रेफर करने हैं, एक 51 साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसके बाद सेक्शन 38 अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसर। एम आई क्लियर विद एवरीवन? चल दूं आगे। नेक्स्ट, मिस्टर वाई हैज गिवन लोन टू मिस्टर जी फॉर 30 लाख रुपया। जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट, and debt became time barred. After the time bar debt, Mr. G agreed. G ने खुद बोला है settlement of full amount to Mr. Y. Whether acceptance of time bar debt contract is enforceable? Answer is yes. Normally time bar debt enforceable नहीं होता, बट हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन में अगर टाइम बार डेट में ऑपोजिट पार्टी अंडरटेक लायबिलिटी कर लेता है तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस टाइम बार डेट के केस में चाहे वहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है येट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन यहां पे आ जाएगा 25 का 3। क्या लगेगा? नॉर्मली पहले रूल लगेगा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, but there is an exception to it, that is time barred debt according to section 25 subsection 3। फिर उसमें जाके तुम मेंशन करोगे कि in case of time barred debt, if the opposite party promises to fulfill the promise even when the time barred debt is not enforceable anymore, then according to exception, in spite there is no consideration, yet time barred debt will be considered to be enforceable. Am I clear? एवरीवन? तो पहले तुम नॉर्मल, किसी भी एक्सेप्शन का पहले नॉर्मल रूल देते हैं। पहले तुम नॉर्मल रूल दोगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट,
एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, फिर जाके लिखोगे बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस, और उसमें से लिखोगे वन ऑफ द एक्सेप्शन इज टाइम बार डेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। उसके बाद टाइम बार डेट की प्रोविजंस लिखोगे, फिर अकॉर्डिंग टू केस तुम लिखोगे कि नो डाउट वाई और जी में डेट टाइम बार्ड हो चुका था, लेकिन क्योंकि जी ने खुद प्रॉमिस किया कि वो बाकी की अमाउंट पे करेगा, इसीलिए 25 की एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल। आगे चलते हुए थर्ड पे आते हैं जी। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई, ध्यान देना यूनिक आइटम है, ऑल्टरनेट ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल, ये मार्केट में दूसरा पीस है ही नहीं। ए रिफ्यूज टू सप्लाई, इसका मतलब उसने ब्रीच कर दिया। अब क्या होगा, ब्रीच, ब्रीच में क्या क्लेम होती है, रेमेडीज। रेमेडीज में जब यूनिक आइटम है और उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मेरे को डैमेजेस से मतलब नहीं होगा, मैं यहां पे क्या मांगूंगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कोर्ट में आप जाओगे, कोर्ट को आप एक्सप्लेन करोगे कि लॉस रिकवर करना मेरी एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, मोर ओवर ये कमोडिटी यूनिक है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ये बंदा मुझे कमोडिटी लाके भी नहीं दे सकता, इसीलिए ये यूनिक आइटम है, वन एंड ओनली। तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट किया जाएगा। एम आई क्लियर। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई रिस्पेक्टिव सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये केस स्टडी आ गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। करोगे कैसे, करोगे कैसे, पहले आप ब्रीच को एक्सप्लेन करोगे कि सिंस ऑन ड्यू डेट द ऑपोजिट पार्टी रिफ्यूज, इट इज एक्चुअल ब्रीच। व्हेन ब्रीच हैपेंस ऑपोजिट पार्टी अर्न्स द राइट टू क्लेम द रेमेडीज, रेमेडीज का चार्ट दोगे, एक्सप्लेन सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करोगे। आगे नो लिमिट प्राइवेट कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है एज एन अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपया। वन ऑफ इट्स क्रेडिटर्स मिस्टर सैम्यूल filed a suit against the shareholder, that is Mr. Innocent, for recovery of his debt against no limit private company. ध्यान देना, किसके प्रति सूट फाइल कर रहा है, शेयर होल्डर के प्रति। अब जो शेयर होल्डर है वो कहता मैं कैसे लायबल हूंगा, मैं तो सिर्फ एक शेयर होल्डर हूं। एक्सप्लेन करो क्या सैम्यूल मिस्टर इनोसेंट से पैसे रिकवर कर सकता है, बताओ जी। जब बाहर वाले बंदे ने कंपनी से पैसे लेने होते हैं, बंदा किसको स्यू करता है, कंपनी को। आप शेयर होल्डर को थोड़ी ना गर्दन पकड़ते हो, दिमाग लगाओ। पहले तो अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी आ गया 2 क्लॉज 92 में, अनलिमिटेड कंपनी डिफाइंड है। अगर कंपनी अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो, आपने किसी से भी पैसे लेने हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम पहले लिखेंगे अनलिमिटेड कंपनी है, जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और मेंबर की लाइबिलिटी एक्सटेंड करेगी टू होल डेट ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी की पाई पाई नहीं चुक जाती। लाइबिलिटी एक्सटेंड टू होल डेट ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी की पाई पाई नहीं झुक जाती। आगे फिर वो कहते हैं एज लॉन्ग एज कंपनी इज गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की होती है वो
आपने आउटसाइडर ने एनफोर्स करनी होती कंपनी के प्रति. एज लॉन्ग एज कंपनी इज गोइंग कंसर्न, आउटसाइडर कैन स्यू कंपनी फॉर सेम. तो क्रेडिटर कैन स्यू फॉर कंपनी, मतलब क्रेडिटर क्या क्या कर सकता था इस केस में. क्रेडिटर एक स्यू कर सकता था कंपनी को, क्रेडिटर ऑप्ट कर सकता था कंपनी की वाइंडिंग अप का, देन अगर ऐसा कुछ होता फिर लिक्विडेटर आता, वो बुलाता मेंबर्स को टू गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. देयरफॉर इसका क्या मतलब है, क्रेडिटर कैनॉट डायरेक्टली पुट हिज हैंड्स अगेंस्ट शेयर होल्डर्स. ध्यान देना, पे तो शेयर होल्डर नहीं करना है, गर्दन तो उन्हीं की पकड़ी जानी है, बट आपको शेयर होल्डर की गर्दन पकड़ने का हक थोड़ी ना होता है. अगर कंपनी आपकी देनदार है तो उन दो सर्कमस्टांसेस आप तो कंपनी को स्यू करोगे. तो क्रेडिटर या तो कंपनी से पेमेंट लेता या तो क्रेडिटर वाइंडिंग अप के लिए ऑप्ट करता. जब कंपनी की वाइंडिंग अप अलाउ कर दी जाती, कंपनी का लिक्विडेटर आता, लिक्विडेटर कंपनी के मेंबर को कॉल करता कि आओ अपना कंट्रीब्यूशन दो, तो आके उसमें मिस्टर इनोसेंट पे करता. बट डायरेक्टली जो सैम्यूल इनोसेंट की गर्दन पकड़ रहा है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर के पास डायरेक्टली शेयर होल्डर को स्यू करने की पावर अवेलेबल नहीं होती. एम आई क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपनी रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 में. ठीक है जी. कंपनी को पिछले 5 सालों से लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं. कुछ मेंबर कंटेंट कर रहे हैं, उनको डिविडेंड चाहिए. अरे भाई छोड़ दो, सेक्शन 8 का केस है. सेक्शन 8 में मैंने आपको बोला था जब भी सेक्शन 8 का केस स्टडी पेपर में आएगा आपने सबसे पहले मेंशन करना है उसका काम क्या होता है. सेक्शन 8 कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस, मतलब चैरिटेबल पर्पसेस. तो कंपनी का मोटो वहां पे क्या होता है, टू डू बिजनेस विच प्रमोट्स हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एटसेट्रा. दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि ये कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती. तीसरा पॉइंट ये देते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स आते हैं कंपनी दोबारा से उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगा देती है. तो प्रोहिबिशन है सेक्शन 8 कंपनी में कि वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देते. तो यहां पे आप लिखोगे कि जो कंटेंशन फ्यू मेंबर्स ने लगाई थी कि हम डिविडेंड रिसीव करेंगे, उनकी कंटेंशन रॉन्ग है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है, वो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर सकते. क्लियर है ये? ओके. आगे चलते हुए ध्यान दो कि कैसा पेपर है. फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और उसमें 7 मार्क्स में उन्होंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं. कंपनी लॉ में 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चन डाले हैं. और अब सी पार्ट जो 6 मार्क्स का लेके आ रहे हैं उसमें पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और दूसरा पार्टनरशिप का फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था कि जो कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप में से. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप में से. मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मॉक टेस्ट पेपर तो यही बोल रहे. ठीक है. आगे चलते हुए whether a group of persons is or is not a firm, whether a person is or is not a partner in a firm, explain the mode of determining the existence of partnership in the Partnership Act.
डिटरमाइन द पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। मोड क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, वही 4 पॉइंट्स हमने कल भी किए थे। हमें एग्रीमेंट चाहिए होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद जो बंदे आपस में आए हैं वो इकट्ठे क्या कर रहे हो, बिजनेस। बिजनेस का मोटो क्या हो, उन्होंने अर्न क्या करने हैं, प्रॉफिट्स। और वो प्रॉफिट्स कैसे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। वो चारों पॉइंट्स आने हैं इसमें। तो मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जी नहीं, कार्डिनल प्रिंसिपल इज म्यूचुअल एजेंसी। और प्राइमा फेसी एविडेंस इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बट आप चारों एलिमेंट देके आओगे कि सेक्शन 4 के हिसाब से हमें 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। नीचे जाके जब ये चारों को एक्सप्लेन करोगे उसके बाद जाके आप बताओगे कि पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस जिसको कि हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा होता है कार्डिनल एविडेंस जिसको कि हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और इन दोनों को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर एक्सप्लेन ऑलरेडी इनको कर चुके हो। इज दैट क्लियर? आगे डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड का सेक्शन लगता था 16 कि आप पर्सनल प्रॉफिट्स सीक्रेटिवली अर्न नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए कोई और बिजनेस करना अलाउड नहीं है। तो अगर पार्टनर पार्टनरशिप में रहते हुए पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न करता है और सिमिलर बिजनेस से करता है तो वो चाहे प्रॉफिट्स उसने अर्न किए हैं बट वो प्रॉफिट्स उसके कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उनको उस प्रॉफिट्स के लिए फर्म को अकाउंट बैक करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट्स उसको किसको हैंड ओवर करने पड़ेंगे, फर्म को। इज दैट क्लियर? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस वाज द कंपल्सरी क्वेश्चन। आगे चलते हुए मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच for a certain price by issue of an invoice but payment in respect of same was received on that day। ठीक है, certain price है, payment was not received on that day, मतलब क्रेडिट पे गया। the goods were packed and lying in the godown of Mr. G, मतलब सेलर के पास पड़ा है। मैं तो पॉइंट्स बना रही हूं कि क्या लिंक निकलेगा। पोजेशन सेलर का है, क्रेडिट पे हुई है, पोजेशन सेलर का है। द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एक्स एजेंट एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, मतलब इंस्पेक्टेड है। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ गुड्स वर सेटल्ड इन कैश, उसके बाद पेड है। H that goods should be taken away from his godown to enable him to store, वो कह रहा है, वो कह भी रहा है कि सामान अपना ले जाओ, सामान रेडी है, सामान ले जाओ मतलब डिलीवरेबल स्टेट में है, सामान डिलीवरेबल स्टेट में है, सामान रेडी है, पोजेशन सेलर के पास पड़ा है, क्रेडिट पे हो चुका है। तो मैं क्रेडिट टर्म यहां से काट रही हूं क्योंकि बाद में लिखा पेमेंट हो गई है। तो वो कह रहे हैं अपना सामान ले जाओ, लेकिन सामने वाला बंदा अभी डिलीवरी नहीं लेके जा रहा। मिस्टर जी ने kept the goods out of the godown in an open space। उसने उनको पहले बोला है, चेतावनी दी है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, ये देखो दिया हुआ है। See, H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him। वो कह रहा है उसने उसको क्लियरली बोला है मैंने और गुड्स खरीदे, मुझे उनको रखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, अपना सामान लेके जाओ। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सामान को कहां पे रख दिया, ओपन स्पेस। अब हुई बारिश, सामान क्या हो गया, डैमेज। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनालाइज करो अब सिचुएशन को और बताओ who will be held responsible for the above damage। बताओ जी। बताओ जी किसका नुकसान है। कॉमन सेंस में बात करो, नई भी प्रोविजन आती है तो कॉमन सेंस में बात करो। एच का
क्यों? जब सामान डिलीवरेबल स्टेट में हो, बायर इज इन्फॉर्म द सेम, तो पोजेशन रेडी है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होती है? उसी वक्त। When commodity is in deliverable state, goods have been appropriated according to the wish of buyer or his agent, तो प्रॉपर्टी उसी वक्त ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू एच, और उसने उसको बोला है कि अपना सामान ले जाओ बिकॉज आई नीड द स्पेस। ही वॉज प्री इन्फॉर्म्ड अबाउट द सर्कमस्टांसेस। रिस्क पासिस विद ओनरशिप, तो यहाँ पे ओनरशिप हैज ऑलरेडी पास्ड विद एच, देयरफॉर रिस्क इज ऑल्सो ऑफ एच। जी विल नॉट बेयर द सर्कमस्टांसेस, और वो उसके ऊपर केयरलेसनेस का डिफेंस क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज ही वॉज प्री इन्फॉर्म्ड कि उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे टॉपिक किसका आएगा? रिस्क पासेस विद ओनरशिप। सेक्शन कौन सा आ गया? सेक्शन 26। सेक्शन 26 का केस स्टडी है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? आगे चलते हुए ये आ गया 7 मार्क्स का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडी। एक मिनट, आगे चलते हैं जी। ओपीसी को डिफाइन करो और रूल्स बताओ ऑफ इट्स मेंबरशिप। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 और अ प्राइवेट कंपनी? ओपीसी प्राइवेट कंपनी में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओपीसी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। और ओपीसी का सेक्शन कौन सा? 2 क्लॉज 62। तो ओपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डिटेल्स आती है, आप इसको अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलएलपी एंड कंपनी और पार्ट। एलएलपी में डिफरेंस बताओ, हमें पता है एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा, कंपनी पे 2013 लगेगा। एलएलपी में पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का हाइब्रिड लगता है, कंपनी में पार्टनरशिप का कोई प्रोविजन नहीं लगता, कंपनी सेपरेटली लगता है। एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने कंपलसरी होते हैं, कंपनी में प्राइवेट है तो 2 मेंबर्स, पब्लिक है तो 7, ओपीसी है तो 1 से भी चल जाता है। एलएलपी में मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200 की। पब्लिक है तो कोई लिमिट नहीं है, ओपीसी की 1 ही मिनिमम लिमिट है, 1 ही मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पॉइंट्स बना सकते हो। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, तो आराम से मोटे मोटे 8-9 पॉइंट दे के आना उनको। आपकी बुक के पीछे क्लियरली मेंशन्ड है, वहां पे हम मेंबर्स को पार्टनर्स बोलते हैं, वहां पे हम मेंबर्स को मेंबर्स बोलते हैं, याद है? एलएलपी के केस में वहां पे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, एलएलपी में मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर संभालते हैं। ठीक है, वहां पे शेयर होल्डर सारे डिसीजंस लेते हैं। एलएलपी में पार्टनर्स तो होते हैं, बट डिसीजन लेने की पावर सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास होती है। कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। एलएलपी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड। तो ये सारे पॉइंट्स लिख देने। चल दूं आगे चलते हुए बातें हम थर्ड क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन किसका है जी? पार्टनरशिप का। क्वेश्चन थर्ड आया 7 मार्क्स का केस स्टडी। पार्टनरशिप है 7 मार्क्स की केस स्टडी, कंपनी लॉ है 7 मार्क्स की केस स्टडी, और सी पार्ट है जी डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन।
चलते हैं, क्या कहता है, थर्ड के ए पे चलते हैं। PQRS पार्टनर्स हैं, मेसर्स PQRS एंड कंपनी के फर्म, और वो डील करते हैं वॉशिंग मशीन की ऑफ वेरियस ब्रांड्स। ठीक है जी, कर क्या रहे हैं, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज PQ की बन नहीं रही है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो फर्म को छोड़ने वाले हैं और वो कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करेंगे। फर्म को छोड़ने वाले हैं और कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करेंगे। ठीक है, अगर फर्म को छोड़ने वाले हैं तो वो आउटगोइंग पार्टनर हो जाएंगे। देखो केस स्टडी की हमेशा पहले लिंक बनाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम फर्म को, ये देखो, लीव द फर्म, मतलब वो आउटगोइंग पार्टनर हो गया। दूसरा कौन सा बिजनेस जाके करने वाला है, वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस। ठीक है जी, इन द नेम ऑफ, नाम क्या रखेंगे, PQ एंड कंपनी। Meanwhile, RS have continued using the property in the name of PQRS in which PQ also has a share. इन लोगों ने बिजनेस को चालू रखा है, कॉन्टिन्यूड बिजनेस, ध्यान देना। और नाम क्या यूज कर रहे हैं, PQRS एंड कंपनी, नाम नहीं बदला उन्होंने। जबकि PQ बिजनेस छोड़ चुके हैं लेकिन उन्होंने नाम नहीं बदला है, उन्होंने नाम कंटिन्यू रखा है, PQRS एंड कंपनी। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, explain in detail the rights of outgoing partners as per Indian Partnership Act 1932 and comment on the following. सबसे पहले वो पूछ रहे, बताओ क्या PQ कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बताओ जी। Till the time you are in the partnership, you are not allowed to do anything. फिर अगर तुम पार्टनरशिप में रह के पार्टनरशिप फर्म का नाम काम धाम यूज करते हो तो 16 में उसको सीक्रेटिव प्रॉफिट बोलते थे, याद है, अभी करके हटे हैं। लेकिन जब पार्टनर आउटगोइंग हो जाता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि तू सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है वो फर्म का बिजनेस ना कंटिन्यू करके कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस शुरू कर रहा है, देन इन दो सर्कमस्टांसेस हम उसको बिजनेस करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, राइट्स बताओ PQ के रिगार्डिंग देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। जब उन्होंने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया था तो बाकी के पार्टनर्स को उनके अकाउंट की सेटलमेंट करनी चाहिए थी। अगर बाकी सारे पार्टनर्स ने बिना उनकी प्रॉपर्टी को सेटल किए बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया है तो फिर बाकी पार्टनर्स के पास राइट है कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स उसमें से क्लेम कर सकते हैं जो उनको उनकी प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने वहां से क्या कमाया होगा, बिजनेस। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हो लेकिन फर्म का नाम काम धाम यूज नहीं कर सकते। फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हो तो आपको अलाउड है, प्रोवाइडेड आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई थी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे, MNP प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर हो गई है, पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ का, टर्नओवर है 35 करोड़ का। स्मॉल कंपनी बताओ, स्मॉल कंपनी हमें पता है पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है कि और है, एंड है कि और है। और स्मॉल कंपनी का सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 85। और कंडीशन थी वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, वो सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन हमने पिछले MTP में भी किया है। और एक और प्रोविजन थी, स्पेसिफाइड बाय एक्ट, स्पेशल एक्ट आप कंपनी नहीं होने चाहिए। तो ये तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विद इन 4 नहीं, ये बियॉन्ड 4 करोड़ है, ये बियॉन्ड 4 करोड़ है, ये विद इन 4 करोड़ है। तो स्मॉल कंपनी की कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होती है। क्यों? सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है 40 करोड़ के विद इन वाला, लेकिन जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ है, यानी कि 4 करोड़ के बियॉन्ड है। इसीलिए इसको हम स्मॉल कंपनी का स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चल दूं आगे? आगे वो कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या ओए क्या आपका आंसर बदलता अगर टर्नओवर 45 करोड़ होती? आंसर तब भी नहीं बदलता।
अगर पहले वाले को देखे तो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा, इसीलिए वो स्मॉल कंपनी नहीं है। सेकंड वाले में दोनों क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं होते, फिर भी उसने स्मॉल कंपनी नहीं होना था। तो जब ऐसे दो क्वेश्चंस पूछे होते हैं, उसको आंसर कैसे करते हैं? पहले 2 क्लॉज 85 में तुम डिफाइन करोगे स्मॉल कंपनी को, फिर तुम डालोगे नंबर 1 का आंसर। वहां पे तुम लिखोगे कि पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है विच इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 4 करोड़, 35 करोड़ विद इन द टर्नओवर। तो एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, इसीलिए कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। फिर तुम डालोगे नंबर 2, उसमें तुम लिखोगे 5 करोड़ बियॉन्ड है 4 करोड़ के, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। 45 करोड़ बियॉन्ड है 40 करोड़ के, सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल ना होने की वजह से सेकंड पार्ट में भी इसको स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। एम आई क्लियर? चल दें आगे। अगला गंदा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, इसकी डेफिनेशन भी सबसे औखी है और इसकी डेफिनेशन भी सबसे औखी है। फ्रॉड आ गया किसमें? 17 में। मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया 18 में। फ्रॉड की तो वैसे ही फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स इतना बड़ा था, सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज फॉल्स, याद है? एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, याद है ये सब चीजें? एनी अदर एक्ट डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट बाय लॉ। तो वो पूरी डेफिनेशन आनी है। ऐसी पॉजिटिव असर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पहले एक को डिफाइन करोगे फिर दूसरे को, उसके बाद जाके दोनों में क्या प्रोवाइड करोगे? डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डिफरेंस हो गए, तब जाके आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता। इज दैट क्लियर? आगे 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन पहला है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 7 मार्क्स की केस स्टडी है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद है जुडिशरी। याद है पिछली बार भी जुडिशरी 6 नंबर का ही था। जुडिशरी में से 4th क्वेश्चन 6 मार्क्स का डायरेक्ट। इसका मतलब ये तो श्योर शॉट हो गया कि पहले वाले चैप्टर में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना। नेगो वाले चैप्टर में से 14 मार्क्स ले रहे हैं वो, जो मतलब मैं जो कल भी मैंने चार्ट बनाया था, आज भी बनाया है, तो उससे जो अप्रोक्सीमेट फिगर्स निकल रही हैं। ठीक है, चलते हैं 4th के ए पे। याद करो शांति ट्रेडर्स वाला, शायद मैंने कॉपी में कराया है या तुम्हारे बैक क्वेश्चंस में से है। शांति ट्रेडर्स हैं, डिलीवर करनी थी कोई मशीनरी 30 जून को 11.5 लाख रुपए में, लेकिन लेबर स्ट्राइक होने की वजह से वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट शांति ट्रेडर्स को मशीनरी लेनी पड़ी अनदर मैन्युफैक्चरर से 12.75 lakhs में। ड्यू टू दिस शांति ट्रेडर्स वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दो, शांति ट्रेडर्स को एम लिमिटेड ने शांति ट्रेडर्स को कोई मशीनरी देनी थी। M2S वो मशीनरी पड़नी थी 11.50 lakhs की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबर स्ट्राइक हुआ। ध्यान देना, लेबर स्ट्राइक इज नॉट इक्वल टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप लेबर की बातों को मानते हैं आप इस स्ट्राइक को हटवा सकते थे, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर नहीं कर सका और शांति ट्रेडर्स को वो मशीनरी नहीं दे पाया। एज अ रिजल्ट शांति ट्रेडर्स ने अनदर बंदे से शांति ट्रेडर्स ने मशीनरी लिया 12.75 लाख में। इस चक्कर में क्योंकि शांति ट्रेडर्स की मशीनरी एक्वायर करना लेट हो गया है, शांति ट्रेडर्स ने आगे ज़ेनियत ट्रेडर्स को कोई डीलिंग करनी थी और ज़ेनियत ट्रेडर्स के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो एम लिमिटेड के टाइम पे बनाया था। मतलब उन्होंने बोला था एम मेरे को मशीनरी देगा, हम तेरे को मशीनरी देंगे। इसका मतलब शांति ट्रेडर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो एम लिमिटेड के साथ था उसके ऊपर उसका ज़ेनियत के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना डिपेंडेंट था। मतलब कैसे होना था? एम ने मशीनरी देनी थी एस को, एस ने आगे मशीनरी देनी थी जेड को। होना ये था, लेकिन एम तो आया नहीं, यहां पे अनदर डीलर आया
अनदर ने डील दी एस को, एस आगे जेड को दे ना पाया, ये सिचुएशन हुई है। आगे अब इसने इसको स्यू कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बताओ जी शांति ट्रेडर्स को कितनी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी? ध्यान देना, जेड को पे शांति ने करना है, लेकिन शांति को कंपनसेट किसने करना है? डिफॉल्ट किससे स्टार्ट हुआ है? एम से। तो पहले तो ये बात बताओ, कहीं पे एम लिमिटेड को क्या ये बात बताई गई थी कि तेरे से हमने मशीनरी लेके जैनियत को देनी है? देखो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कौन सा डैमेजेस मिलने हैं? ऑर्डिनरी। स्पेशल डैमेजेस तब, डैमेजेस का सेक्शन कौन सा? 73। अगर स्पेशल पर्पस डिस्क्लोज होता तो स्पेशल डैमेजेस देने थे। स्पेशल पर्पस डिस्क्लोज नहीं है तो कौन से दोगे आप? ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने होंगे? जितने की मशीनरी उसने खरीदी, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करके मेरे पास कितनी अमाउंट आती है? 1.25 लाख रुपीस की। ये 1.25 लाख है जो एस ट्रेडर्स रिकवर करेंगे एम से फॉर हिज डिफॉल्ट। आगे यही उन्होंने पूछा था, यही हमने आंसर कर दी। उन्होंने और कुछ पूछा ही नहीं हुआ। तो यहां पे आपने एक्सप्लेन कैसे करना था? पहले ब्रीच को एक्सप्लेन करना था, ब्रीच के रेमेडीज लिखने थे, रेमेडीज में से आपने दो डैमेजेस एक्सप्लेन करने थे, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ध्यान देना है, आपने करना क्या था? आपने सबसे पहले लिखना था अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरी बात ध्यान से सुननी है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि अब हम वो जो केस स्टडी वाला पैटर्न फॉलो करते थे वो नहीं करेंगे। हमने जो आंसर करना है वो 3 स्टेप में करना है। जो वो चेकिंग कर रहे हैं उनका जो मशीनरी चेकिंग हो रही है या जैसे भी चेकिंग हो रही है वो 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन का लॉ, यहां पे तुम पहले ब्रीच को डिफाइन करोगे, उसके बाद ब्रीच के बाद तुम रेमेडीज की लिस्ट दोगे, उसके बाद तुम ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल डैमेज एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद तुम नीचे जाके नेक्स्ट हेडिंग दोगे इन द इंस्टेंट केस। वो इसी 3 हेडिंग में चेकिंग कर रहे हैं पेपर की। इन द इंस्टेंट केस, इन द इंस्टेंट केस में तुमने मोस्टली वही कंटेंट दोबारा लिखना है जो चार्ट में तुमको दिया हुआ है। नीचे छोड़े, जो चार्ट में उनको दिया हुआ है, यानी कि तुमने सारा कंटेंट पॉइंट वाइज यहां पे लिखना है। लास्ट में तुमने हेडिंग बनाना है एज पर प्रोविजन एंड फैक्ट्स गिवन अबव। एज पर प्रोविजन एंड फैक्ट्स गिवन अबव। बेसिकली ये क्या है? ये कंक्लूजन है, बट वो कह रहे हैं कि आपने कंक्लूजन टर्म यूज नहीं करनी। कंक्लूजन की जगह आपने ये कंक्लूजन टर्म यूज नहीं करनी, उसकी जगह उन्होंने न्यूज लेटर में निकाला यूज दिस एज पर प्रोविजन एंड फैक्ट्स गिवन अबव। सुन रहे हो? सो रहे हो? एज पर गिवन फैक्ट्स गिवन अबव। अब एज पर प्रोविजन एंड गिवन फैक्ट्स अबव में तुमने डिटेल में बताना है, हाँ जी, कि एम लिमिटेड ने कंपनसेट करना है, एम लिमिटेड टू कंपनसेट 12.75 माइनस 11.50 that is equal to 1.25 lakhs to Shanti. These are ordinary damages paid when contract of Zenith was not known to M. एक आंसर ये बनेगा। दूसरा आंसर, if
contract of Z was known to M Limited, then फिर क्या है, फिर क्या पे करना था? तो ऑर्डिनरी तो तब भी पे होते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस तब पे होने थे 1.25 लाख के, प्लस कंपनसेशन पे होनी थी, एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे होनी थी जो भी दी होती। सिंस क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने लिख दिया एक्स्ट्रा कंपनसेशन देनी पड़ेगी, और ये टोटल मिला के इज इक्वल टू, हमने क्या बोलना था, ये क्या है, स्पेशल डैमेजेस। आगे बताओ जी, इंचोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंचोएट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे ड्रॉर, मेकर, एक्सेप्टर वगैरह के साइन तो होते हैं, बट इन अदर एस्पेक्ट्स वो इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट इन सर्टन एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड इंचोएट इंस्ट्रूमेंट। याद है उसके प्रोविजंस, उसको डिटेल में दे दोगे। और दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है एम्बिगियस, सेक्शन 17, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता था? पेपर अगले महीने होने हैं। जब आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि प्रॉमिसरी नोट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट दुविधाजनक होता है उसको हम एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डाउटफुल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सोच रहे हो कि नेगोशिएबल छोड़ के कर जाओगे, 14 नंबर है, मजाक नहीं है, नहीं छोड़ सकते नेगोशिएबल। आगे चलते हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी में अगर तो चैप्टर 1 को कंसिडर करें, और हम देख रहे हैं कि 6 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, 2 ही टॉपिक्स हैं जो हिट होते हैं, या तो चारों लॉ या तो हायरार्की ऑफ जुडिशरी। यही 6 नंबर में बनता है, और कोई टॉपिक ही नहीं है जो 6 नंबर में बनता हो। आगे चलते हैं। राम ने सेल किए हैं 5th के ए का 1, क्वेश्चन नंबर 5th पे है। अब 5th का पहला क्वेश्चन आ जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, वो भी है केस स्टडी। फोर मार्क्स की। उसके बाद अगर हम नीचे देखें, वो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडी है, 3 मार्क्स की। उसके बाद जी पार्टनरशिप एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। और थर्ड क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी है 6 मार्क्स की, जो कि 2 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बहुत लेंथी पेपर है ये। आगे चलते हुए क्या कहते हैं जी, करते हैं एक एक करके। राम ने सेल किया 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम एंड सेंड्स 100 बेल्स बाय लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे। 100 रोडवेज से भेज रहा है और 100 रेलवे से भेज रहा है, ठीक है जी। श्याम रिसीव कर चुका है लॉरी वाली डिलीवरी, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अगर इनके प्रति पेमेंट पेंडिंग होगी तो राइट अगेंस्ट द बायर लगना है। लेकिन इससे पहले कि रेलवे से डिलीवर होता वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेगा क्योंकि सामान अभी उसको मिला नहीं है। राम स्टिल अनपेड है, गुड्स स्टॉप किए गए हैं इन ट्रांजिट में। अब बताओ जी ऐसे सर्कमस्टांसेस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्या प्रोविजन लगता है? मतलब फुल डिटेल में सेक्शन 50 यानी कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बताओगे कि बायर को या उसके एजेंट को सामान अभी मिला नहीं होना चाहिए, सेलर से पोजेशन लॉस्ट हो चुका होना चाहिए, और इन बिटवीन बायर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो चुकी होनी चाहिए। एज इन दो सर्कमस्टांसेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके बायर पोजेशन को रिक्लेम करेगा। पोजेशन को रिक्लेम करने के बाद वो लियन लगाएगा, वो उसको इन्फॉर्म करेगा। अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो फिर वो राइट टू सेल अर्न कर लेगा।
चल दें आगे। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर। सबसे पहले उन्होंने बोला है अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। गोडाउन में पड़ा है, सेपरेट नहीं हुआ, तो कौन से गुड्स हो गए? असर्टन, असर्टन, अनअसर्टन। जो गुड्स सेपरेट अभी नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? जो 100 बेल्स है वो फिलहाल अनअसर्टन है। ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। अब अनअसर्टन किस में कन्वर्ट हो गया है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे तुम? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? A certain goods are those goods which are existing in nature and are separated after making the contract. दूसरा, A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packages lying in his shop. अब बताओ जी कौन से गुड्स है? मतलब लॉट है तो एग्जिस्टिंग तो है ही है, ये भी असर्टन से पहले एग्जिस्टिंग था। एग्जिस्टिंग के बाद तुमने जवाब दिया कि वो सर्टेन है। यहां पे अब क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग है और अनसर्टेन है, क्योंकि अभी उस एक पैकेट को अलग नहीं किया गया। तो आप लिखोगे एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर नॉट येट सेपरेटेड आर कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स। ठीक है जी, आगे तीसरे वाले पे चलते हैं। T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. Non-existing goods, अभी तो एग्जिस्ट नहीं करते। अब नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स को किस नेचर में लिखोगे? इट कैन बी फ्यूचर, इट कैन बी कंटिंजेंट गुड्स। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड। डिसोल्यूशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब डिसोल्यूशन कैसे होती थी? कौन सी डिसोल्यूशन पूछी है? बाय कोर्ट, सेक्शन 44 डिटेल में पूछा। याद है? पर्सन अनसाउंड का हो गया, उसकी इनकैपेसिटी हो गई, वो डिसेबल हो गया, अनलॉफुल बिजनेस हो गया, तो आपने कोर्ट में अप्रोच किया हुआ था, परसिस्टेंट ब्रीच हो गया, उसने फुली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। सारे पॉइंट्स दिए हुए 44 में। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हुए सी पार्ट पे आते हैं। वेदर द एजेंसी शैल बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग केसेस अंडर द प्रोविजंस, मतलब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का केस है। टर्मिनेशन का एक ही सेक्शन है 202, मोटा सेक्शन मैंने बोला था, याद भी करवाया था। टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन बताओ जी अंडर द प्रोविजंस। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स। ये कौन सा हो गया? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। और एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202। तुम्हें याद ही नहीं है? याद ही नहीं है, पेपर सर पे है। आगे, A appoints B as an A's agent to sell A's land. B under the authority of A appoints C as an agent of B. A appoints B मतलब A प्रिंसिपल है, B उसका एजेंट है। ध्यान देना, बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट सी, तो सी कौन हो गया? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आफ्टरवर्ड्स ए रिवोक्स द अथॉरिटी ऑफ बी बट नॉट ऑफ सी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजेंसी ऑफ सी? बताओ जी। अब ध्यान दो, सारी गेम यहां पे ये है। सी बताओ सब एजेंट है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है?
मैम मुझे कैसे पता चलेगा ये सब एजेंट है कि सब्स्टिट्यूटेड है? तुम्हें 190, 191, 192, 193 डिटेल में बिठा के कराया था यहाँ पे, तब तुम्हारी टिप्स पे था, अब तुम भूले हुए हो सब कुछ। खुद देख लो कहाँ स्टैंड कर रहे हो, मेरे को क्या करना है इसमें, पेपर सर पे है। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड होता तो वो नेम सजेस्ट करता, अगर वो सब एजेंट है तो उसने अपॉइंट किया होगा, यहां से पता लगता है, और यहां पे लिखा हुआ है अपॉइंट्स, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का दूसरा एजेंट सिर्फ नाम बताता है, अपॉइंटमेंट उसकी प्रिंसिपल करता है, तो यहां पे वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नहीं है, यहां पे वो एजेंट है। एज ए रिजल्ट जब ए ने बी की एजेंसी टर्मिनेट करी, जब ए ने बी की एजेंसी टर्मिनेट करी तो इट ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ बीज एजेंसी फॉर सी एज वेल। टर्मिनेशन ऑफ वन एजेंसी लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ अनदर एजेंसी। व्हाई? बिकॉज अब वो बी का एजेंट ही नहीं है, तो सी की एजेंसी उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, टर्मिनेट। तो यहाँ पे सी बनेगा सब एजेंट, ना कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सेक्शन लग जाएगा 191। 190 कहता था एजेंट डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट डेलीगेटी होता है, डेलीगेटर डेलीगेट करता है, डेलीगेटी डेलीगेट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? मुझे हालात दिख गए हैं तुम्हारे, रिजल्ट तुम्हें पता है तुम्हारा। अब आते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन नेगोशिएबल में से 4 मार्क्स की केस स्टडी है, फिर से नेगोशिएबल में से 3 मार्क्स की केस स्टडी है। इफ यू सी, पिछले वाले में भी 7 मार्क्स का नेगो डायरेक्ट था, 7 मार्क्स का नेगो केस स्टडी में था, और वहां पे भी 4 और 3 में डिवाइडेड था, ठीक है। और अगला आ गया क्वांटम मरीड, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैविएट एम्प्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आद्विक परचेज द मोबाइल फ्रॉम भानु, उसने प्रॉमिसरी नोट इशू किया, ध्यान देना, प्रॉमिसरी नोट आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड। बट प्लेस नहीं बताई थी पेमेंट की, प्लेस फॉर पेमेंट वॉज नॉट मेंशन्ड ऑन इट, ठीक है जी। ऑन मैच्योरिटी भानु डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या ऑपोजिट पार्टी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी? बताओ जी। प्रेजेंटमेंट का टॉपिक याद है? प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर डेट टाइम प्लेस पे प्रेजेंट ना हो तो ऑपोजिट पार्टी पे करने के लिए लायबल नहीं होती। लेकिन जब प्रॉमिसरी इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड होता है तो प्लेस स्टिल स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अगर प्लेस मेंशन नहीं है तो ऑपोजिट पार्टी जिसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया हुआ है वो पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये किया जाएगा कि जो प्रेजेंटमेंट है वो सही तरीके से नहीं की गई। तुम्हें टॉपिक्स ही नहीं याद, मैं तो क्वेश्चन क्या करवाऊं आगे। उसके बाद पिछले वाले एमटीपी में भी 138 का केस था, इसमें भी 138 का अगला केस है। शिवा ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है 21,000 का, और आफ्टरवर्ड्स बैंक को स्टॉप पेमेंट के लिए बोल दिया गया। नो डाउट हमने पढ़ा था बैंक स्टॉप पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसफिशिएंसी ऑफ फंड सेक्शन 138 में रिजल्ट करती है। बट 138 में लाइबिलिटी तब राइज होती है जब चेक ड्रॉन फॉर लाइबिलिटी हो। टू अंडरस्टैंड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो चेक इशू किया गया है वो एज अ गिफ्ट इशू किया गया है, तो जब एज अ गिफ्ट चेक इशू किया जाता है तो वो अंडरटेकर लाइबिलिटी के लिए इशू नहीं होता। इसीलिए जो गिफ्ट रिलेटेड चेक्स होते हैं उसके ऊपर 138 की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती है।
तो यहाँ पे शिवा को इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स अंडर सेक्शन 138 के लिए लायबल कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो चेक इशू किया गया है वो 138 के लिए है ही नहीं। इज दैट क्लियर? आगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट, स्टेट एंड केसेस एंड क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट क्या होता है? पे एज मच एज अर्न्ड, जितना एक इंसान ने काम किया उसको उसके हक का पैसा पे करो। केसेस वेयर क्वांटम मेरिट अराइजेस, क्वांटम मेरिट तब मिलता है जब ऑपोजिट पार्टी सेल्फ गिल्टी ऑफ लीविंग द वर्क। नाउ ऑपोजिट पार्टी काम कर रही थी, आपने उसके काम को डिस्पेंस विद कर दिया या उसको रिवोक कर दिया, उस बंदे ने काम किया कंप्लीट, इसीलिए आप उसको पे कर रहे हो। अगर उसने इनकम्प्लीट किया तो बैडली किया है काम। कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लमसम बेसिस का नहीं होना चाहिए, ठेके का होना चाहिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है तो बैडली परफॉर्म्ड होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपने क्वांटम मेरिट के लिखने, क्वांटम मेरिट का कोई सेक्शन नहीं। ठीक है, आगे, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर? जितनी भी इंप्लाइड कंडीशंस करी थी उन सबको जब हम लेटेंट डिफेक्ट के साथ लिखते हैं वो सब क्या हो जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। क्यों? क्योंकि लेटेंट डिफेक्ट में डिफेक्ट आइडेंटिफिएबल ही नहीं होता, तो वहां पे कैविएट एम्प्टर कहां से लगाओगे? तो जितनी भी इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जब तुम इन सबके लॉजिक डालोगे साथ में किसके? लेटेंट डिफेक्ट के, तो वो सारे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। इज दैट क्लियर? तो ये सब देखते हुए जो चार्ट पिछले बारी भी मैंने बनाया और इस बार भी बनाया, उससे जो एक आइडिया, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, ये श्योर शॉट नहीं है, अप्रोक्सीमेट फिगर से हमें ये पता चल रहा है, अप्रोक्सीमेट फिगर से हमें ये पता चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अपने पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपने पास आ गया कंपनीज एक्ट, अपने पास आ गया पार्टनरशिप एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अपने पास आ गया सेल्स, अपने पास आ गया एलएलपी, अपने पास आ गया नेगो। ठीक है, उन्होंने जो कंपल्सरी, मैं क्वेश्चन वाइज डाल रही हूं, क्वेश्चन 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स की केस स्टडी यहां से है, 3 मार्क्स की केस स्टडी यहां से है, फिर 3 मार्क की केस स्टडी, 4 मार्क्स की केस स्टडी सेपरेट। पार्टनरशिप का 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है और फिर से 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखो ये बन गए तुम्हारे 20 मार्क्स। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 वो डाल रहे हैं, कंपनीज एक्ट में से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल्स में से 7 मार्क्स की केस स्टडी है और एलएलपी में से 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 डाला है उन्होंने वो 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, 7 मार्क्स की केस स्टडी है कंपनीज एक्ट से और 7 मार्क्स की केस स्टडी है पार्टनरशिप में से। क्वेश्चन 4 देखें तो एक जुडिशरी रह गया, यहां साइड पे जे डाल दिया मैंने। 7 क्वेश्चन में 6 मार्क्स का आ रहा है जुडिशरी, 6 मार्क्स का आ रहा है जुडिशरी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है नेगो में से। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 6 मार्क्स की केस स्टडी, कंपनीज एक्ट में से 5th क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं है, 4th में भी नहीं है, 5th में भी नहीं है। 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप में से और 4 मार्क्स की और 3 मार्क्स की सेग्रीगेटेड केस स्टडी है सेल्स में से। इनमें से कुछ भी नहीं है।
और जो 6th क्वेश्चन आ रहा है, फाइनल क्वेश्चन, वो आ रहा है 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट में से कुछ नहीं, पार्टनरशिप में से कुछ नहीं, सेल्स में से कुछ नहीं, सेल्स में से कुछ नहीं, नेगो का 4 मार्क्स की केस स्टडी, 3 मार्क्स की केस स्टडी। एक मिनट, सेल्स में से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इतना तो श्योर है, जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें ना नेगो आना है, ना एलएलपी आना है, ना जुडिशरी आना है। अगर तुम कुछ छोड़ने का सोचते भी हो कि एक क्वेश्चन छोड़ना है, तो तुम्हें सिमिट्री बनानी पड़ेगी कि कौन सा छोड़ोगे, वो आपकी चॉइस है। तो यहां से हमें आइडिया क्या होता है, 7 10 करना टोटल जरा, 16 23 29 35 मार्क्स का पेपर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। 35 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से डाल रहे हैं, जिसमें से आउट ऑफ दिस 19 डायरेक्ट है। कंपनी लॉ में से 21 मार्क्स का पेपर आ रहा है, जिसमें से 7 मार्क्स डायरेक्ट है। अगला आ जाता है पार्टनरशिप, 20 मार्क्स का पेपर है। अगला आ जाता है सेल्स, वही 21 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर है। अगला आ जाता है, अब आता है सेल्स, नहीं ये कौन सा है, एलएलपी 6 मार्क्स का है, नेगो 14 मार्क्स का है, जुडिशरी 6 मार्क्स का। तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि कंपनी लॉ, पार्टनरशिप और सेल्स की 20-20 की वेटेज है। ठीक है, 20-20-20 की वेटेज है। इसकी 6 मार्क्स की है, किसकी, एलएलपी की भी, जुडिशरी की भी 6 मार्क्स की है। नेगोशिएबल 15 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 35 नंबर। ऑब्वियसली पेपर 100 नंबर से ज्यादा का 20 नंबर ऊपर होंगे, क्योंकि एक चॉइस भी है। दैट इज ऑल।